छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली के आप पल्ला बहुत बहुत बधाई। हमार खास मुलाकात कार्यक्रम में आज कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर के दमदार इंटरव्यू देखो सिर्फ धमतरिया के गोट पर। धमतरिया के गोट में आज हमारे साथ कुरुक्षेत्र के दबंग नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कृषि मंडी के अध्यक्ष नीलम चंद्राकर जी हैं। आइए हम उनसे कुछ खास चर्चा करते हैं। नीलम भैया, धमतरिया गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। नीलम भैया, कुछ माह बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति दिखती है आपको? पुराने रिकॉर्ड को क्या कांग्रेस तोड़ पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पुनः सरकार बना पाएगी? छत्तीसगढ़ में 4.25 साल होने का आ रहा है कांग्रेस सरकार। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार पूरे 4.25 साल यहाँ पर किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए, सभी प्रकार के सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा स्कीम निकाल करके डायरेक्ट लाभ देने का प्रयास छत्तीसगढ़ के जनता को मिला है। और निश्चित रूप से आज चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, फुटकर व्यापारी हो या आम आदमी हो, मजदूर हो, किसी को भी पूछोगे बोलते हैं कि भूपेश सरकार रिपीट आ रही है। रही सवाल टास्क ये है कि 71 सीट जो है उसको बढ़ाने का, तो ऐसी भी हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नारा दिया गया है 75 पार। अब की बात 75 पार, तो 75 पार 100% इस समय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दाहीन होकर के आज यहाँ पर मैदान में आई है। उनके पास मात्र आरोप प्रत्यारोप लगाना और 4.5 साल तक के घर में बैठे और 6 महीने की राजनीति पर वो विपक्षी की राजनीति की भूमिका दिखा रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल उनकी भ्रष्टाचार को देख चुकी है। अभी भी उनको लगता है कि भाजपा आएगी तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तानाशाही बढ़ेगा, दादागिरी बढ़ेगा, मनमर्जी बढ़ेगा। इसलिए भूपेश बघेल की सरकार को आम आदमी की सरकार समझ करके, छत्तीसगढ़िया सरकार समझ के वापस रिपीट करने की मंशा आम जनता में है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर भाजपाइयों का हमेशा हल्ला मचाते रहे हैं कि भूपेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था लेकिन शराबबंदी नहीं किया। कांग्रेस का इसको लेकर क्या चुनाव में रुख रहेगा? देखिए, शराबबंदी सबकी एक मंशा थी, करना है, लेकिन जो स्थिति कोरोना काल के समय में हम लोगों ने देखा है और छत्तीसगढ़ सरकार में भी देखे कि कोई भी चीज़ को पी करके नशा करना है, ऐसा मानसिकता लोगों में हो गया था, क्योंकि उस समय शराब भी बंद था, सभी चीज़ बंद था। बहुत सारे लोगों ने कुछ भी चीज़ों करके पी करके जान भी दी है। तो इसलिए आदरणीय भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में पहले जोर लगा रहे हैं कि आप स्वतः रूप से सभी लोग नशाबंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और नशाबंदी के लिए सभी जगह केंद्र खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। तो पहले स्व प्रेरित से लोग अब नशा को पहले छोड़ने के लिए उनका प्रयास करें, चाहे महिला जितने भी समितियां हैं, गांव की समितियां हैं या जितने भी धार्मिक लोग हैं, उन लोगों सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि नशा मुक्ति को ज़्यादा फोकस करके छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की ओर अग्रसर करें। शराब बस को बंद करने से शराबबंदी नहीं हो सकता। जितने भी शराबबंदी हुए राज्य देख लो, गुजरात में जहाँ नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, जहाँ गली गली में हर कूचे में शराब मिलती है, क्योंकि शराबबंदी शुरू से उसके बाद भी। आज बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी हर गली, हर मोहल्ले में, हर कूचे में वहाँ पर शराब मिलती है। शराबबंदी करने से कोई काम नहीं होगा, गली कूचे में शराब बिकेगा तो मतलब क्या है। लेकिन हम नशा मुक्ति के लिए प्रयास करें ताकि लोग उसको नशा को छोड़ सके। तो इसके ऊपर विशेष पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का हमेशा आरोप रहता है कि नरवा घुरवा उबाड़ी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विकास कार्य 4.5 साल में नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि विपक्ष के हैं, उनका काम ही है कि सोशल मीडिया में छाया रहना, सोशल मीडिया में अलग अलग टिप्पणी करना, उनका आदत है। आप देख लीजिए, फर्स्ट टाइम में जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो बोले अगर किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा 10 दिन में। 10 दिन क्या, 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ़ हुआ।
2 घंटे के अंदर 25 कुंटल में धान खरीदी का घोषणा हुआ। उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दिए, बस सोशल मीडिया में छाया कुछ दिनों तक। उनको हमेशा ये आदत बन गए हैं, लोग उसको सोशल मीडिया में घेरते भी हैं। उनके कभी सोशल मीडिया के कमेंट को देखना, 99% लोग उसको क्या उसके खिलाफ में बोलते हैं उसको। दूसरी बात, गोबर जब खरीदी हुई, गोबर खरीदी को आरएसएस जो इनका स्तंभ कालम बीम है, वो खुद जाकर के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए कि आप गोबर खरीदी करके हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ा सम्मान दिए, गौ माता का सम्मान दिए। अब ये गोबर खरीदी पर ये टिप्पणी की कि गोबर को छत्तीसगढ़ का उसका सिंबल बना दो और उसको गोबर का सिंबल बना के लगा दो। मतलब ये नाना प्रकार के अनर्गल टिप्पणी के नाम से इसको भारतीय जनता पार्टी में और छत्तीसगढ़ में सब लोग जानते हैं कि ये मीडिया में छाने के लिए, ये मीडिया के नेता है या सोशल मीडिया के नेता है। ये गांव ग्रास रूट के अंदर में राजनीति नहीं करते, तो ये छाने के लिए अपना ग्राफ, अपना सीआर बनाने के लिए ये सब चीज़ों को अनर्गल टिप्पणी करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ों पर अगर आपत्ति है, कोई चीज़ में पकड़ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, गलत कार्य हुआ है, ऑथेंटिक बताया, उसके ऊपर आरोप लगाए। शराब घोटाला और कोयला घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक कई अधिकारी, कई नेता पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनका आरोप है कि 5000 से ज़्यादा का शराब घोटाला हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब से मात्र केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर यहाँ के नेताओं को घेरा जा रहा है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो उस समय जो जो लोग कोई किराया भंडार टेंट का ठेका लिए थे, कोई खाना का ठेका लिए थे, कोई और अन्य प्रमुख कार्य का ठेका लिए थे, ऐसे लोगों के ऊपर ईडी का छापा मारा गया है। इसका मतलब क्या है कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को आप विफल करना चाहते हैं। आप बताइए 15 साल के अंदर कितने सारे यहाँ पर भ्रष्टाचारी काम, बीजेपी के लोग बैठे किसी घर में जाते हैं, 15-15 हजार 20-20 हजार करोड़ का घोटाला किए हैं। चाहे कुरुद के जनप्रतिनिधि हो, चाहे रायपुर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे कवर्धा और राजनांदगांव का जनप्रतिनिधि हो, इन सब लोगों के ऊपर 10-10 हजार 15 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। लेकिन आज तक कभी ईडी पूछने के लिए गई है? टेंट वाले को ईडी पूछने के लिए जा रही है, चावल दे रहे ईडी पूछने के लिए जा रही है। मतलब व्यक्तिगत रूप से लोगों को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर कोई चीज को साबित करें। शराब घोटाला बोल रहे हैं, शराब घोटाला आप कितने लोगों से क्या क्या पूछे, क्या क्या मिला, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके बयानों को, पूछताछ के शब्दों को क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है ईडी के द्वारा? जितने भी लोग को पकड़े हैं, जितने लोग से पूछताछ की गई, जब पूछताछ की प्रक्रिया 4 महीने से हो गई है तो आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई अगर पूछताछ आप साबित कर लिए हो तो आप जेल भेजो, और उसके बाद पूछताछ करने आज भी 4-5 महीने तक आप बुला रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे रडार में रख के, आप अपने उसके दबाव में रख करके उनको साइलेंट मोड में डालना चाह रहे हैं, ताकि तुम कांग्रेस का काम मत करो, मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत मत करो, इसलिए उसको रडार में रखा जा रहा है। कार्रवाई अगर करना होता, अगर कोई चोर चोरी किया है, पकड़ा रहे हैं, उनका सबूत है तो अंदर करो, लेकिन अंदर ना करके तुम वहां बीच में रख दिए हो, ना कार्रवाई कर रहे हो, ना उनके कोई उनको फ्री कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप कांग्रेस का काम मत करो। तो कांग्रेस को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोयला घोटाला, शराब घोटाला है, ऑथेंटिक रूप से हम तो बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक रूप से आप उसको पुख्ता बनाइए और सार्वजनिक कीजिए, पूछताछ को सार्वजनिक कीजिए, कितना पैसा आप जब्ती किए, सार्वजनिक कीजिए कितने पैसे का घोटाला हुआ और कैसे घोटाला हुआ, मीडिया में उसको क्लियर करना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई करें। हम तो स्वतंत्र है उसके लिए। यहाँ पे ये भी आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र में कोई विकास कार्य 4.5 साल में नहीं हुआ है, हमेशा कुरुद की अनदेखी की गई है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? 4.5 साल में, जब से यहाँ पर कुरुद विधानसभा में मैं राजनीति कर रहा हूँ 30 साल से, हर बार विकास कार्य हो रहे हैं। ये 4.5 साल वाली क्या बात है? अजय चंद्राकर रोज पेपर में देते हैं, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो हर बार पेपर में देते हैं कि मैंने ये काम पास कराया, ये काम पास कराया, ये काम पास कराया। कहाँ से लाते हैं? अपने घर से तो थोड़ी पैसा आता है। भूपेश बघेल जी देते, तभी तो विकास कार्य हो रहे हैं। जितने कार्य उनके अभी 4.5 साल के विधायकी कार्यकाल में अगर काम हुआ है तो भूपेश बघेल जी दिए। उसके छोड़ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत, जनपद और सभी जितने डिपार्टमेंटल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जो मांग किए हैं, चाहे वो चर्रा से मोंगरा मार्ग हो, मोंगरा से छाती मार्ग हो, चर्रा से कुरुद से कातरबोर नवा गांव का मार्ग हो,
चाहे कुर्रा से आपका देवरी मार्ग हो, बघौल से देवरी मार्ग हो, ऐसे बहुत सारे मार्ग का जहां पर एकदम ज्यादा जर्जर हालत में था, वहां मान के आज 4 महीने के अंदर सभी रोड बन गई है। आज कुरुक्षेत्र में एक सड़क बस बचा है, उसका भी अंतिम स्थिति में है कि पास होकर के सेंसन आने वाला है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई सड़क नहीं बचा है जहां पर वो काम बचा होगा, सारे कार्य का उन्नयन हो चुका है। उसके बाद स्कूलों में जितने जर्जर स्कूलें थी उसके सारे बजट लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए यहाँ पर स्कूलों के उन्नयन के लिए सारे पैसा फंड आ चुका है, काम चालू हो चुका है, टेंडर हो चुका है। उसके बाद हमारे मंडी के माध्यम से 12 करोड़ रुपए का काम सेंक्शन किया गया है, जहां पर सेठ निर्माण में हम लोग प्रत्येक गांव में सेठ निर्माण और सीसी रोड दे रहे हैं। तो मुझे कहीं पर नहीं लगता कि यहाँ पर विकास कार्य रुका है। कौन सा विकास कार्य की कमी है, जिनको आपत्ति बताए वो काम को तो पूरा किया जाएगा। जैसे जैसे डिमांड गाँव की आ रही है उस डिमांड पर तत्काल संज्ञान में लेके काम कर रहा है। मेरे यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा काम की आवश्यकता अभी फिलहाल महसूस होती है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अवैध रेत खदान, शासन से रेत खदानों को बंद करने के आदेश के बाद भी बेधड़क 24 घंटा रेत की अवैध निकासी हो रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, रेत खदान के नाम से तो हमेशा जिला पंचायत के प्रतिनिधि और हम लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं कि जहाँ जहाँ अवैध खदानें हो रही है या कहीं पर अगर लीज पट्टे अगर मान लो जाए 10 हेक्टेयर का दिया गया, वहाँ पर 20 हेक्टेयर तक की खुदाई हुई है। हम लोगों ने जांच के लिए ये बोला और कार्रवाई के लिए भी हमेशा बात उठाए हैं। चूंकि यहाँ पर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं और उन्हीं के संरक्षण पर ही यहाँ रेत खदान संचालित होता है। आज ये बताइए, 4.5 साल तक के यहाँ पर जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि बोलते हैं, अपने आप को प्रमुख आदमी समझते हैं, वो रेत खदान के विपक्ष की भूमिका में अभी तक क्या उनका विरोध किए, कहाँ पर किस गाड़ियों को रोके और किस गाड़ियों को अंदर कराए, किस जगह पर जाकर माइनिंग को ले जाकर छापा मरवाए, कोई जगह एक स्थान बताए। सोशल मीडिया पर रेत खदान के खिलाफ डालना अलग बात होता है, विपक्ष में जाके विधानसभा में भी एक आध बार का कोई बात उठाए तो मेरे को बताए। तो कुल मिला के ये साठ गांठ की राजनीति चल रही है, रेत खदान चल रहे करके यहाँ पर मुद्दा बनाए जाते हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस रेत खदान को संचालित करने गांव देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग देखते हैं कौन जाता है वहां पर बात करने के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर रेत खदान को संचालित करने के लिए जा रहे हैं। और ये विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष के हैं तो जाए गाड़ी को रोके, और सब जगह बिना पीट पास से कैसे गाड़ियां चल रही है, पुलिस को लेके जाए, माइनिंग को लेके जाए, BSDM को ले जाए, तहसीलदार को ले जाए, गाड़ियों को रोको। तो इसका मतलब ये है कि ये साठ गांठ की राजनीति है और खुद सरगना के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। चाहे वो रेत खदान हो, चाहे शराब का अवैध शराब का हो, चाहे जुआ सट्टा हो, इस सभी में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वाला UCC को लेकर काफ़ी देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार आने वाले मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत देश बहुत अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, असम हो, या इधर आप तमिल क्षेत्र में आप जाओगे, सब एरिया का अलग अलग सोच है, अलग अलग उनके काम करने का तरीका है और उनके धर्म है, सद्भावना है, सारे चीज़ अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है। सबको एक समान रूप से लेना इतना आसान बात नहीं है। कई प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी कई कंट्रोवर्सी है, तो सभी चीज़ों को एक समान अभी करना टाइम लगेगा। धीरे धीरे सबको पहले अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। विश्वास में आप किसी को थोप नहीं सकते। 370 को थोपा गया, आज तक उसका फायदा बताए मुझे। आज साल से 1.5 साल लगभग हो चुका है जम्मू कश्मीर में, 370 को हटाने के बाद अभी तक के क्या हुआ है और उसके बाद क्या क्या दुनिया भर का वहां पर धारा था सब हटा दिए बोलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया, क्या चीज में बदलाव आया? कौन हिंदुस्तान का आदमी जाकर वहां बसना चालू किया? कौन हिंदुस्तान का आदमी जाकर वहां जमीन प्लाट लेना चालू किया है? ये जबरदस्ती एक देश स्तर पे वैमानिकता खड़ा करना, सांप्रदायिकता खड़ा करना, आपस में विवाद पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति का हिस्सा है। और उसी कारण से ये कानून को ला करके जगह जगह धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मणिपुर जल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का से किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया कि मणिपुर को हम कैसे शांत करें। उल्टा CM जो इस्तीफा दे जाने जा रहे थे उसको रोकवा करके वहां पर वो
कंट्रोवर्सी पैदा किया गया। ऐसे बहुत सारे जगह है, मैं बताऊंगा। तमिलनाडु में आप जाकर देख लीजिए, केरल में जाकर देख लीजिए, तो हर जगह एक समान हम लोग नहीं ले सकते। तो पहले सभी चीज़ को रिसर्च करके सबको पहले विश्वास में लेना चाहिए, उसके बाद कोई भी कानून लाने की कोशिश करना चाहिए। प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल सीट कुरुद विधानसभा को माना जाता है। पूर्व में आप विधानसभा चुनाव लड़े थे, लगभग 60 से 70 हजार वोट आपको मिला था। इस बार भी कुछ माह बाद प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। आप अपने आप को कितना मजबूत दावेदार कुरुद विधानसभा से मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं 2013 से कंटिन्यू विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, कंटिन्यू। उसके बाद मैं 2018 के चुनाव में अकेला दावेदार था, कोई दावेदार थे ही नहीं। जैसी भी परिस्थितियाँ बनी ऊपर लेवल में, किसी को टिकट दे दी अलग बात है, लेकिन वहाँ पर सिंगल दावेदार, सिंगल पर्सन 99% लोगों का यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट में था, कोई भी चीज़ की जानकारी में था कि 99% नीलम चंद्राकर वहाँ दावेदार है। उसके बाद ठीक है, मुझे टिकट नहीं दी गई, हो सकता है मेरे किस्मत में नहीं रहा होगा। जनता के उनके जिद पर सब लोग के मेरे ऊपर दबाव के कारण मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और उनके आशीर्वाद से मैं एक रिकॉर्ड भी तोड़ा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, कि 61,000 वोट पा करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। तो निश्चित रूप से दावेदार तो मैं हूँ, और जिस दिन मैं चुनाव हारा हूँ, दूसरे दिन से फिर मैं पब्लिक के बीच जाना चालू किया। चाहे लोगों का शोक का कार्यक्रम हो, और शादी का कार्यक्रम हो, जन्मदिन का कार्यक्रम हो, या उनके दुख सुख में या कोई भी समस्या है, कोई भी उनकी समस्या के समाधान के लिए, या थाना हो, तहसील हो, जनपद हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, हर जगह जाके उनके काम के लिए मैं खड़ा होता हूँ। मेरे लिए कोई चुनावी मेढक के रूप में मैं काम नहीं करता कि आज चुनाव आ गया तो 3 महीने में अपना फ्लेक्सो लगा लिया, या पोस्टर लगा लिया, दीवार में वॉल पेंटिंग करा दिया, अपना नाम का वाहवाही करा लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया। मैं वो राजनीति नहीं करता। मैं जनता की भी सेवा करने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच रह के काम करता हूँ, और 12 महीने करता हूँ, दिन और रात। रोज कम से कम 200-400 लोगों का समस्या के लिए मैं बैठता हूँ, और सबके समस्या के लिए सबसे बात करके कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निराकरण हो सके। सब काम हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि सबके साथ मैं बढ़िया से उसका काम करने की कोशिश करूँ। और रही सवाल दावेदारी की बात, तो पुख्ता आज भी मेरी 100% दावेदारी है, और आज भी आप सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 90% लोग मात्र आपको नीलम चंद्राकर बोलेंगे। दावेदार तो कई एक नया पैदा हो जाते हैं, कई प्रकार के आते हैं, और आते हैं जाते हैं। बरसात आता है, बरसात के बाद फिर से धूप निकल जाता है, तो वैसी है। तो बरसात में मेढक बहुत सारे आते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सबका लक्ष्य एक है कि यहाँ पर कुरुद विधानसभा में परचम लहराना है, आदरणीय भूपेश बघेल जी का हाथ मजबूत करना है। अब की बार 75 पार का जो उनका नारा है, तो कुरुद से एक सीट हम 75 में हम लोग सहभागिता रखेंगे, बात की गारंटी है। मतलब इस बार कुरुद विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस की जीतता है, ऐसा मान के चले? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम भैया का, जिन्होंने अपना कीमती समय धमतरी गोट के निकाला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय